बच्चों, आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करेंगे। इसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आपने पहले 8वीं कक्षा में भी पढ़ा है। अम्ल और क्षार और लवण क्या होते हैं। 8वीं क्लास में आपको बताया गया था कि अम्लों के जो भौतिक गुण हैं वो क्या होते हैं। रासायनिक गुणों के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था हम लोगों ने उस क्लास में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे उनके भौतिक गुणों के साथ साथ में रासायनिक गुणों के बारे में भी। तो इसके अंदर जो है 8वीं क्लास में जो आप पढ़ के आए थे, अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद अनुसार अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, और जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये दोनों में अंतर आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था। बस इतना सा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और अम्ल नीले लिटमस पेपर को, पत्थर को लाल कर देते हैं, और जो क्षार हैं वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा था 8वीं कक्षा में। अब इसके अलावा अगर हमें पहचान करनी है अम्लों की और क्षारों की, तो उसके लिए कुछ सूचकों का प्रयोग किया जाता है। और वो जो सूचक हैं वो सूचक होते क्या हैं? सूचक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी मदद से हम ये पहचान कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। जैसे लिटमस पत्र भी क्या है, एक सूचक है। ये सूचना देता है कि जिस पदार्थ में इसको डाला गया है वो अम्ल है कि क्षार है। तो ऐसे ही लिटमस और हल्दी ये प्राकृतिक सूचक हैं बच्चों। तो प्राकृतिक हल्दी आपने देखा होगा, अगर किसी कपड़े पे सब्जी गिर जाती है बाई चांस, और जब कपड़ा हम उसको धोते हैं कपड़े साबुन के साथ में, साबुन क्या है, क्षारीय होती है, कड़वी होती है साबुन, क्षारीय पदार्थ है। तो जैसे ही साबुन लगती है तो जो हल्दी का जो निशान है वो क्या हो जाता है, लाल या भूरे लाल रंग का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हल्दी भी क्या है, एक सूचक का काम कर सकती है। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन, ये दो सूचक और हैं जो संश्लेषित सूचक जो हमने लैब में बना रखे हैं। ये आर्टिफिशियल सूचक हैं, प्रकृति से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इन सूचकों का क्या काम है वो आगे देखेंगे। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन ये दो और सूचक हैं। इसके अलावा गंधीय सूचक, नाम से पता लग रहा है गंधीय सूचक का मतलब क्या है, जिनके अंदर से क्या स्मेल आती है, गंध आ रही है, महक आती है, जब वो सूचना देते हैं अम्ल या क्षार के बीच में। तो इसकी परिभाषा आप साथ साथ में नोट कर लेंगे। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अगर इनको अम्लीय माध्यम में डाल देंगे तो इनकी गंध किसी और टाइप की आएगी, और क्षारीय माध्यम में डाल देंगे तो गंध किसी और प्रकार की आएगी। तो अपनी जो महक है वो बदल देते हैं ये। तो ऐसे सूचकों को गंधीय सूचक बोलते हैं। उदाहरण है वेनिला, प्याज, लौंग का तेल, ये गंधीय सूचक हैं। ये उदाहरण याद करने हैं। और अब मैंने बताया था कि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन जो दो सूचक हैं वो क्या करते हैं बच्चों। मेथिल ऑरेंज कलर की होती है। ये कलर कैसा है, ऑरेंज, संतरी रंग की होती है। ये एक हमारे लैब में रखा हुआ है, जब स्कूल खोलेंगे आपको दिखाएंगे। ये अम्लीय माध्यम में क्या होगी, अगर इसको अम्ल में डाल देंगे तो ये लाल रंग की हो जाएगी, और इसको क्षारीय माध्यम में डाल देंगे, इसको क्षार में डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, ये पीले रंग की हो जाएगी। तो ये क्या है, अम्ल और क्षार दोनों का टेस्ट देती है, दोनों का टेस्ट कर सकते हैं। अम्ल में लाल और क्षारीय में पीला रंग देती है। फिनोल्फथालीन क्या है, अम्लीय माध्यम में कोई बदलाव। फिनोल्फथालीन क्या, एक रंगीन पानी जैसा होता है तरल पदार्थ, एक तरल जो पदार्थ है। अब जब उसको अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब उसको क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गुलाबी रंग की हो जाती है, गुलाबी रंग की हो जाएगी वो। इससे संबंधित एक क्रियाकलाप हम देख सकते हैं। इस क्रियाकलाप 2.1 में दे रखा है आपकी किताब में। उसमें कुछ अम्ल और क्षारों के लिस्ट बना के दे रखी है कि किसमें क्या देंगे। अब इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सारे अम्ल हैं।
ये लिटमस को क्या करेंगे, नीले को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। मैथिल ऑरेंज को जैसे ऊपर लिखा है अमल क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। और फिनोक्सिलिन के साथ में क्या है, कोई बदलाव नहीं, मतलब रंगहीन, कोई रंग नहीं आएगा उनका। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस लिस्ट में, इस सारणी में ये जो हैं ये क्या है, सारे अक्षार हैं। तो अक्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देंगे, मैथिल ऑरेंज क्या करेंगे, पीले रंग का कर देंगे, और जो फिनोक्सिलिन है उसको क्या कर देंगे, गुलाबी रंग का कर देंगे। तो ये बच्चों ये टेबल आपने भरनी है, बुक के अंदर भर सकते हो आप। बुक के अंदर टेबल की कॉपी बनानी है आपने, क्रियाकलाप इस क्रियाकलाप की जो टेबल है, और ये अच्छे से आप सबको याद होना चाहिए, कैसे किया है हमने सबको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं रासायनिक गुण जो अम्ल है। ये तो आपने पढ़ा था यहाँ 8वीं क्लास में, इतना सब आपको आता था। अब 10वीं में क्या होगा, इनके रासायनिक गुण जो है वो महत्वपूर्ण है, कि कैसे कैसे रासायनिक क्रिया करते हैं ये, वो हम देखेंगे। रासायनिक गुण अब इनके हम देख लेते हैं। तो बच्चों अब आगे हम देखेंगे अम्ल तथा क्षारकों के रासायनिक गुण। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा था, मैंने बोला था बार बार कि जो फार्मूले होगा आने चाहिए सबको, क्योंकि अब जो है वो सारे लिखे आएंगे बस यहाँ पे कि क्या नाम है सीधा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्रिया है, विक्रिया है, वो नंबर 1 जो है अम्ल तथा क्षारकों की, वो है धातु के साथ। धातुओं के साथ, धातु सबको पता है, चमकीली, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी धातुएं होती हैं। तो धातु के साथ में जो विक्रिया है वो कैसे देंगे अम्ल, धातु के साथ में विक्रिया देंगे अम्ल और क्षार दोनों ही। जब अम्ल धातु के साथ विक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, वो लवण का। अब ये लवण क्या होते हैं, चैप्टर के नाम में भी था इनका, लवण क्या होंगे। अब लवण का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, जो ना अम्लीय होते हैं ना अक्षारीय होते हैं कई बार, लेकिन हो सकता है वो किसी और प्रकार को अम्लीय अक्षारीय हो भी सकते हैं, लेकिन एक तरीके से जिनको इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट, जो अम्ल और क्षारों के मिलाने से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अम्ल और धातु की क्रिया होगी, लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसके अंदर से, ये खास बात इसके अंदर है। तो क्रिया जैसे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम धातु के साथ में क्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक का फार्मूला है ये, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, क्लोरीन को अपने साथ में जोड़ लिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है, इसका उदाहरण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन बात है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो अक्षारक हैं वो भी धातु के साथ में, ये है जिंक धातु, जिंक धातु के साथ में क्रिया करके वो क्या करते हैं बच्चों, वो भी हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण करते हैं। और यहां से हमें मिलता है सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट यहां से निकलता है। तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कहने का मतलब क्या है, चाहे वो अम्ल हो या वो क्षार हो, दोनों ही धातुओं के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निकालेंगे और लवण का निर्माण करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया नंबर 1 अम्ल और क्षार, इसको एक लाइन लिख लो, अम्ल और क्षार दोनों ही धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या करेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दोनों ही धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे क्रिया करेंगे, अम्ल। अब ये क्रिया बहुत बार आएगी अपने चैप्टर में, आगे भी आएगी, इसके बाद में फिर से आएगी। अब इसके अंदर है कुछ नहीं, वही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके साथ में क्रिया करेगा और क्या कर लेगा, ये
सोडियम क्लोराइड लवण है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया करेगा और क्या करेगा, वही सेम टू सेम। देखो ध्यान से, कोई अंतर नहीं है, जो उत्पाद बने हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, बस यहाँ पे इसके आगे 2 लिखा हुआ है क्योंकि इसको बैलेंस किया गया, संतुलित किया गया समीकरण को, और कोई अंतर नहीं है दोनों के अंदर। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों NaCl का निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करेंगे और CO2 का निर्माण करते हैं। ये क्या है, कॉमन रिएक्शन है दोनों के अंदर कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सॉरी जो सोडियम कार्बोनेट है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों ही जो अम्ल है उसके साथ में क्रिया करके दोनों के साथ में ही क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड जल और CO2 का निर्माण करता है। अब ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकली है कि नहीं निकली है, इसका टेस्ट हम कर सकते हैं बच्चों। इसका टेस्ट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको सिंपल बोलते हैं कॉमन भाषा में लाइम वाटर, या अपने कॉमन भाषा में बोलेंगे चूने का पानी, चूने का पानी बोलते हैं इसको। जब इस चूने के पानी के अंदर से हम क्या गुजार देंगे, जो CO2 गैस को गुजार देंगे, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जो चूने का पानी था वो क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। दूधिया का मतलब सफेद हो जाएगा, यहाँ पे सफेद रंग आ जाएगा। यहाँ क्या था, इसका कोई रंग नहीं था, रंगहीन था ये क्या था, रंगहीन, कोई रंग नहीं था इसका। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर से CO2 गैस गुजारेंगे, ये क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, संगमरमर का जो पत्थर होता है ना, अपने घर में लगाते हैं फर्श, सफेद पत्थर, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है बच्चों। तो उसका निर्माण हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये टेस्ट भी कर सकते हो, CO2 निकली है या नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें चूने के पानी के साथ में, और भी टेस्ट कर सकते हो। सिंपल आप अपने मुंह से जब हवा डालेंगे इसके अंदर फूंक मारेंगे, क्योंकि हम भी क्या करते हैं CO2 गैस छोड़ते हैं, तो आप देखोगे जो चूने का पानी होगा धीरे क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या, एक टेस्ट भी और ये रिएक्शन आपकी किताब में दे भी रखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी के साथ में, चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। तो ये आपने करना है। ये आपकी रिएक्शन जो संख्या है वो 2 कंप्लीट हो गई है। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है कि जब अम्ल और अक्षार जब आपस में ही क्रिया कर लें, जब अम्ल और अक्षार आपस में ही क्रिया करें तो वो क्या बनाएंगे। जब अम्ल और अक्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो जैसे मैंने बताया था, अम्ल अक्षार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना देंगे, लवण प्लस में जल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकती है। इसको बोलते हैं बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ये नॉर्मली क्या बनता है, उदासीन बनता है, ना अम्लीय ना क्षारीय एक तरीके से। तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या होगा, ये जो पदार्थ बनेगा लवण और जल का निर्माण करेंगे। सीधी सी बात है, अम्ल क्षार जब क्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। और ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम बोलेंगे। तो अम्ल क्षार रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, वो लवण प्लस में जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, ये पेपर में आ सकती है, इसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में जो आखिरी अभिक्रिया है, अभिक्रिया नंबर 4 कि धातु ऑक्साइड। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड का मतलब धातु और ऑक्सीजन दोनों इकट्ठे हैं। जब धातु ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने, जब क्रिया करेंगे अम्ल के साथ में क्रिया करें तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी जो रिएक्शन है वो सेम एक ही तरीके से होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लवण का निर्माण हो जाएगा। ये है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जब क्रिया करेगा किसी अम्ल के साथ में
तो क्या होगा, लवण का और जल का निर्माण हो जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे जैसे ये क्रियाकलाप में दिखा रखा है कि ये तो क्या है, रंगहीन है, और ये क्या हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा इसका। तो इसको भी आप देख सकते हो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जो अमल है उसने क्रिया कर ली धातु ऑक्साइड के साथ में, और वो क्या कर लेगा, लवण का निर्माण कर देगा। अभी हमने देखा था कि जो अक्षार हैं वो भी जब अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, लवण का और जल का निर्माण करते हैं। तो ये विक्रिया कुछ ऐसी ही है। यहाँ पे क्या हो गया है, अम्ल, लवण और जल, इसका मतलब क्या हो गया है कि जो धातु ऑक्साइड है बच्चों, वो क्या होंगे, अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होंगे तो जो अधातु के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। तो इससे एक बात तो पता लगती है, इन दोनों की जो विज्ञान का आप तुलना करके देख सकते हो, अम्ल, लवण और जल, ये तीनों चीज सेम है, तो ये भी सेम होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अक्षार होगा। तो इसलिए सारे के सारे जो धातु ऑक्साइड हैं लगभग वो क्या होंगे, अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। इससे हमें ये पता लगता है। तो ये थी इसकी रासायनिक अभिक्रिया। इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो मैं आपको भेज दूंगा, सारे बच्चे उनको कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर किसी में दिक्कत आएगी तो मैं समझा भी दूंगा सबको। तो इतना ही बस आज के लिए, थैंक यू।